ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इस खास चुनावी कार्यक्रम महासंग्राम में। लगातार सुबह 7 बजे से हम जो 96 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं उसके लगातार अपडेट अपने सहयोगी नवजीत के साथ दे रहे हैं और लगातार शाम 6 बजे तक देते रहेंगे। जैसा कि हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश, चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, बिहार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे पटना साहिब गुरुद्वारे में पीएम मोदी पहुंचे और गुरुद्वारे में लंगर परोसते हुए नजर आए हैं। तो बड़ी खबर बिहार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचे हैं और पटना साहिब गुरुद्वारे में माथा टेका। पीएम ने गुरुद्वारे में बेली रोटियां और लंगर बरसाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचे, गुरुद्वारे में माथा टेका और सेवा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। रोटियां भी बेचते हुए दिख रहे हैं तस्वीरों में। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से, आरजेडी नेता मनोज झा का बयान है 400 पार तो आप बोलते बोलते चुप हो गए। अब पीएम की सभा में जितनी भीड़ की चर्चा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम की सभा में भीड़ की चर्चा, ऐसा उन्होंने कहा है। तो बिहार में आरजेडी नेता मनोज झा का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री जी को बिहार की सीट इस बार हम लोग पूरा जीते 54-55 500 पार तो बोलते बोलते आप चुप हो गए। उतनी भीड़ ना, अक्सर लोग कहते हैं हल्के में, बिहार में जेसीबी खुदाई देखने के लिए लोग आ जाते हैं, जितनी प्रधानमंत्री जी की सभा में भीड़ की चर्चा हो रही है। मैं समझता हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी को बिहार की सड़कों पर आना पड़ा, पटना की सड़क पे सबसे तथाकथित सेफ सीट पे, तो ये अपने आप में सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है। पीएम आप हार रहे हैं। चलिए, ओपिनियन पोल बता दिया मनोज झा ने कि आप हार रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। तो ये चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां इम्तियाज जलील ने डाला वोट। आपको बता दें कि वह औरंगाबाद लोकसभा सीट से IMIM प्रत्याशी हैं। उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है और लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष आवश्यक है, ऐसा उन्होंने कहा है। अगर एक ही सरकार बार बार आती रही तो वह जनता को हल्के में लेने लगते हैं। तो ऐसा उन्होंने कहा है। उनका कहना है कि विपक्ष का रहना बहुत जरूरी है और इम्तियाज जलील ने अपना वोट डाला है। लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए सरकार बदलने को कहा है उन्होंने। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है। देखिए, लोकशाही को अगर मजबूत रखना है तो सरकारें बदलती रहनी चाहिए। लोकशाही का सबसे बड़ी ताकत जो है कि आपके पास एक स्ट्रांग ऑपोजिशन होना चाहिए। अगर एक ही सरकार बार बार आती रही तो वो जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेती है। तो सरकारें जब बदलती है तो बदली हुई सरकार, विपक्ष जो रहता है वो चुस्त रहता है कि अगले टाइम मुझे भी उठा के फेंक डालेंगे करके, तो वो जनता के हित में काम करते हैं। तो अभी आपने सुना कि इम्तियाज जलील ने क्या कहा। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां बीजेपी का वोट बढ़ाने का अभियान लगातार जारी है। मैं आपको बता दें कि सुबह से बड़े नेता ले रहे ग्राउंड का फीडबैक। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, मध्य प्रदेश से जहां मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का वीडियो सामने आया, बातचीत का वीडियो भी सामने आया है। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वीडियो। कितना मतदान हो गया? कैलाश विजयवर्गीय बोल रहा हूँ। नमस्कार भाई साहब। कितना मतदान हो गया? अभी लगभग भाई साहब अपना वहाँ 350 के लगभग और ऊपर वोट डल गए, 400 के लगभग। अरे वाह यार, शाबाश शाबाश। हम सुबह 4:30 बजे उठ के सबको जगा दिया था मैंने। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा। कार्यकर्ता मतलब टेबल लगी थी अपने 6 बजे, अपने टेबल यहाँ पे लग दी थी और ईवीएम वगैरह सब चेक करवा ली थी भाई साहब। शाबाश शाबाश। तो कितना पोलिंग करवा देगा तू? भैया ये मान के चलो, पिछली बार तो 1100 मतलब 1350 में से 1136 डले थे। इस बार हम सोच रहे हैं कि पूरे 99 100 का है, पर 99 तो डल जाए फिर भी। चलिए बढ़िया है, अच्छा मतदान कराओ बेटा। और कांग्रेस के दिख रही है वहाँ पर? कांग्रेस तो है नहीं, वो कुछ अंदर एक आधी लोग बैठे हैं, पर वो भी अपने वाले हैं, बस इसे ही टाइम पास कर रहे हैं बैठ के। ठीक है ठीक है, चक्कर में ठीक। पर आपका आशीर्वाद है ताऊ जी, आपने मुझ जैसे कार्यकर्ता को मोदी जी से मिलने का मौका दिया। अरे यार, जो अभी भी जिस पोलिंग में सबसे ज्यादा वोट से मिलेंगे ना, उससे मोदी से ही मिलवाएंगे और अमित शाह जी से ही मिलवाएंगे। ठीक है।
जी जी राहुल जी, बस आपका आशीर्वाद बना रहे, हम लगे हैं बस। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। तो बूथ कार्यकर्ता अनिकेत से मंत्री जी ने बात की, कैलाश विजयवर्गीय ने, और जो कार्यकर्ता भी था वो 100 तो नहीं लेकिन 99% जो है वोट की बात की कि इतना वोट तो हम जरूर करा देंगे, ये स्थिति है। और वास्तव में इस तरह से बूथ कार्यकर्ताओं को इस तरह से प्रोत्साहन मिलता है, और इस तरह के कार्यक्रम हर राजनीतिक पार्टी को करने चाहिए, अपने बूथ कार्यकर्ताओं से फोन से वार्ता करनी चाहिए कि मत प्रतिशत में इजाफा हो। तो अब हम रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ, जैसे कि हमारे साथ मेहमान संजय यादव जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, और हम बात कर रहे थे इंदौर लोकसभा की। इंदौर लोकसभा की नवजीत हम बात कर रहे थे। यहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी है ही नहीं है, और कांग्रेस जो है नोटा का बटन दबाने के लिए लगातार प्रचार कर रही है। तो करने के लिए कुछ तो चाहिए, बिल्कुल, और नोटा ही सही। बिल्कुल, इस पर जो है सियासत भी मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा गरमाई हुई नजर आ रही थी। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार चलता हुआ नजर आ रहा था, जिस तरीके से हमने देखा भी। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि इंदौर की बात की जाए तो आठों लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। तो ये क्या सब दर्शाता है कि डर के मारे प्रत्याशी कांति बम ने अपना ले लिया था, पर्चा वापस ले लिया था, या फिर कुछ और बात थी? हालांकि अगर जो देखा जाए कि 8 के 8 विधानसभा सीटों पर जो इस लोकसभा के अंतर्गत आती है संजय जी, उसमें केवल बीजेपी यानी कि कमल खिलता हुआ नजर आया है, कहीं पंजा लहराता दिखा नहीं। तो और यहाँ पंजा गाय भी है। कांग्रेस यहाँ से कांति बम ने ऐसा बम फोड़ा कांग्रेस पे कि पर्चा ही वापस ले लिया। तो एक तरफा क्या लग रहा है आपको, और नोटा कितना सक्रिय होगा, नोटा से क्या होने जाने वाला है, हम ये आपसे जानना चाहते हैं। इंदौर में जब नामांकन वापस हुआ कांति बम जी का, तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया कि इसके पहले सूरत में हुआ था ये चीज कि एक तरफा चुनाव हो गया, निर्विरोध चुनाव चयन हुआ, उसका तत्काल इंदौर में हुआ। एक प्री प्लान प्लानिंग तो लगती है इसके पीछे कुछ न कुछ, कि यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी सूरत जैसा माहौल बनाया जाए और मोदी जी की निगाह में नंबर ज़्यादा मिले, हो सकता है ये भी प्रयास हो। और क्योंकि यदि कांग्रेस चाहती तो वहाँ जीतू पटवारी एक मजबूत उम्मीदवार हो सकते थे, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, परंतु कांग्रेस ने भी एक प्रत्याशी नहीं उतारा। तो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक प्री प्लानिंग या जो भी, जैसे कि एक जो सपा कैंडिडेट का पर्चा खारिज हो गया था और इंडी गठबंधन के द्वारा कांग्रेस ने एक सीट खजुराहो से, तो वहां पर फॉरवर्ड ब्लॉक को कांग्रेस ने समर्थन दे दिया था। यहाँ संजय सोलंकी बीएसपी से हैं, यानी कि बहुजन समाज पार्टी से। तो यहाँ नोटा को न दे करके अगर जो बीएसपी से ही कुछ समझौते कर लिए होते, उन्हीं को अगर जो कर दिया होता तो कुछ ज्यादा फाइट दिखती, लेकिन नोटा का कुछ मतलब समझ में आया नहीं हमारे। नहीं, बीएसपी से क्या है, महागठबंधन में बीएसपी का कोई गठबंधन है ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पे या प्रदेश स्तर पे। नहीं है तो फॉरवर्ड ब्लॉक का भी तो नहीं, फॉरवर्ड ब्लॉक तो ये छोटे छोटे दल महाविकास आघाड़ी में लोग जुड़े हुए हैं, महागठबंधन पहले जुड़े हुए हैं, छोटी छोटी पार्टियां ये ऑलरेडी हैं कांग्रेस साथ, परंतु बसपा खुली रूप से वो इंडिपेंडेंट लड़ रही सभी जगह है। क्योंकि आप सतना में देखिए, वहां भी नारायण त्रिपाठी बसपा से लड़े, भाजपा भी लड़ी, कांग्रेस भी लड़ी। इस तरह से कहा जाता है ना, जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज है। तो वहां पर तो जंग हो रही है, राजनीतिक जंग हो रही है। तो अगर जो पटखनी देनी ही है, अगर हम नहीं हैं तो आप ना हो, कोई दूसरा ही हो, तो इस सिद्धांत पर चल करके तो बीएसपी का समर्थन कर देना चाहिए था कांग्रेस। नहीं, समर्थन कर देते देवेंद्र जी, परंतु क्या है, उनकी जो सुप्रीमो है मायावती जी को निर्णय लेने का मामला बनता है, ये राष्ट्रीय स्तर का मामला है, प्रदेश स्तर का मामला है नहीं। तो यदि यहाँ से हम लोग प्रयास भी करते हैं अगर कांग्रेस के लोग कि हम इनके समर्थन करें, तो मायावती कहीं ना कहीं उसमें उस समझौते में साथ नहीं होती। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि बेहतर है कि हम ऐसे व्यक्ति को करें कि जो कहीं ना हो, छोटा हो बड़े। तो उन्होंने फिर वो क्या कहते हैं, एक कम्युनिस्ट किसको उन्होंने शायद सपोर्ट किया वहाँ पे। तो परंतु वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। तो अब खेल कुल मिला के एक तरफा हो चुका। नोटा की बात जहां तक किया जा रहा था, नोटा का कोई वैल्यू नहीं है। पब्लिक भी जानती है कि वोट खराब करने से क्या मतलब है। जब हमें उम्मीदवार कोई दिख रहा है, सशक्त उम्मीदवार दिख रहा है, तो वहीं जाएगा वोट। ये नोटा वोटा कुछ होना नहीं है।
नोटा के लिए लोग कहे जा रहे हैं कांग्रेस की नोटा 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 कुछ नहीं होता। अरे आपने इतनी क्षमता दी तो आप खुद लड़ते आके, पहले से प्लानिंग करते, डमी कैंडिडेट खड़ा करते। आपने डमी भी नहीं रखा वहां पे कि चलिए एक नाम हटा दूसरा नाम बना दी, क्यों नहीं किया आपने? ये तो कांग्रेस की मजबूरी या कमजोरी या जो भी कहा जाए, या उनकी खुद की मंशा नहीं थी चुनाव लड़ने की। मैं तो ये सीधे सीधे बोलता हूँ कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बड़े मन से नहीं लग रही कि कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों नवजीत? बिल्कुल जी। तो जिस तरीके से अगर नोटा की बात की जाए तो क्या लगता है इस तरीके से जो है मतदाता वो प्रभावित होते हुए भी नजर आएंगे संजय जी? नहीं, क्या इंदौर एक पढ़ा लिखा क्षेत्र है, वहाँ पे सारे लोग एजुकेटेड हैं और हाईली एजुकेटेड लोग, और व्यापारी वर्ग जाता है वहाँ पर, तो सब जानते हैं अपने वोट की कीमत। अगर गांव खेड़ा हो, कोई ऐसी बस्ती हो, तो बात एक बार समझ सकते हैं कि नोटा या कुछ चल जाए, क्योंकि वहाँ न जात है न पात है। इंदौर एक शहर है, महानगर है, देश के बड़े महानगरों में आता है, तो वहाँ पे ये नोटा वोटा की स्थिति चलनी नहीं है। वहाँ शुद्ध रूप से वोट जाएगा बीजेपी को और एक क्लीन स्वीप मिलेगा और बड़ी मेजोरिटी के साथ हो सकता है देश में सबसे ज्यादा बहुमत से जीतने वाले प्रत्याशी शंकर लालवानी जी होंगे। चलिए, ये तो देखने वाली बात है कि अब 4 जून को पता चलेगा जब गणना होगी, काउंटिंग होगा, तब कि आखिर किस तरह से क्या हो रहा है। लेकिन हम चाहेंगे कि नवजीत आप अगर दूसरी लोकसभा सीट खंडवा के बारे में जिस तरीके से आपने बताया, तो अब अगली खंडवा लोकसभा सीट की बात कर ले तो आपको सबसे पहले ये बता देते हैं कि आखिर चुनावी मैदान में किसका किससे मुकाबला है। ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख सकते हैं ज्ञानेश्वर पाटिल का जो बीजेपी से और नरेंद्र पटेल कांग्रेस से है, इनका मुकाबला यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों प्रत्याशी चुनावी मैदान में आप देख सकते हैं। तस्वीरों के साथ साथ चुनाव चिन्ह भी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे। चलिए अब यहाँ पर कुल मतदाताओं की बात कर लेते हैं, तो आपको बता दें कि 21,631 यहाँ कुल मतदाता है। इनमें से पुरुष मतदाता 10,65,540 है और महिला मतदाताओं की बात की जाए तो 10,35,091 यहाँ पर महिला मतदाताएं हैं। चलिए एक बार जनादेश की बात कर ली जाए तो बता दें कि बीजेपी से यहाँ पर पिछली बार जीत मिली थी और कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा था। नंद कुमार चौहान बीजेपी से थे, नंद कुमार चौहान और अरुण सुभाष जो है वो कांग्रेस से यहाँ पर थे, जिन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। अब विधानसभाओं की बात कर ली जाए तो इस लोकसभा सीट में 8 विधानसभाएं हैं। आपको बता दें कि बागली, मांदता, खंडवा, पंधाना, नेपानगर, बुरहानपुर, भीकन गांव और बड़वाहा। भीकन गांव पर कांग्रेस यहाँ पर है बस जी। भीकन गांव पर ही जो है सिर्फ कांग्रेस का पंजा लहरा रहा है और 7 पर तो बस ये कहा जा सकता है कि बीजेपी को यहाँ पर सीटें हैं। तो क्या लगता है कि अगर विधानसभा 2023 की अगर जो बात करें तो उसके हिसाब से लोकसभा में अगर जो मत पड़ता है, मतदान होता है, तो बीजेपी तो यहाँ निकलती हुई दिख रही है। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है, यहाँ पर मुद्दे क्या क्या रहे हैं? आप तो पूरा भ्रमण किए हैं मध्य प्रदेश का संजय जी, तो आप बताइए। खंडवा ऐसा एक मिलीजुली सीट है जहाँ पे जितना आदिवासी है लगभग उतना ही सामान्य वोट भी पड़ते हैं और ज्ञानेश्वर पाटिल जी जीते हुए सांसद है पिछले बार के, और इस बार कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी बदला है, पटेल साहब को लड़ा, नरेंद्र पटेल जी को दिया टिकट। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस वहाँ पे कमजोर है, क्योंकि वहाँ से मुख्य दावेदार पहले अपने अरुण यादव जी थे जो कांग्रेस पीसीसी से अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे, परंतु उन्होंने फॉर्म क्यों नहीं भरा? उनको मालूम था कि स्थिति अभी ठीक नहीं है, कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। इसी चक्कर में उन्होंने वहां से फॉर्म नहीं भरा और लोकसभा न लड़ने का निर्णय लिया। तो कहीं ना कहीं उनके बदले खानापूर्ति की गई कि नरेंद्र पटेल जी को लड़ाया गया है, परंतु क्या है कि जो भीकन गांव सीट है, भीकन गांव सीट जो है ट्राइबल बेस्ड है, अच्छा, वहाँ आदिवासी ज्यादा है और ये जो पट्टी है इसमें लगभग सभी मिला जुला वोट है खंडवा के आसपास जो पट्टियां हैं। तो इस कहीं ना कहीं बीजेपी मजबूत है वहाँ पे, खंडवा सीट बीजेपी फिर से विन करेगी। कांग्रेस वोट काटे यही बड़ी बात है, कितना वोट काट सकती है समय बताएगा। कांग्रेस वोट काटे कितना वोट काट पाएगी, लेकिन भीकन गांव में आप कह रहे हैं कि ट्राइबल एरिया है वो भीकन गांव, तो क्या ये माना जाए कि मध्य प्रदेश में ट्राइबल पे अभी पकड़ कांग्रेस की बनी हुई है या उसमें बीजेपी सेंध लगा चुकी है? नहीं, बीजेपी ने सेंध तो लगाई है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार बनाने में आदिवासी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, जिसमें करीब 70 से 80 सीटें ऐसी होती मध्य प्रदेश में जो एक तरफा आदिवासी डोमिनेटिंग है। तो कहीं ना कहीं सीटें सारी भाजपा की तरफ शिफ्ट हुई है। हाँ, लास्ट चुनाव में जरूर जब कमलनाथ जी बने थे सीएम तो उसमें 20-25 सीटों का जो एक विधानसभा हारे थे लोग, तो वो ट्राइबल सीट ही थी, जिसके कारण कमलनाथ जी को गेन हुआ था, परंतु उसके अगले चुनाव में फिर साफ हो गए।
तो कहीं ना कहीं अभी भी आदिवासी थोड़ा सा रुका हुआ है भाजपा के साथ, एकदम से बैक नहीं हुआ है कांग्रेस के साथ। पर अभी भाजपा को टक्कर देने की स्थिति में नहीं है, तो आदिवासी भी समझदार है। आदिवासी को लगता है कि यार जब हम क्यों अपना वोट बर्बाद करें, जूनी सरकार जब चुन रही है भाजपा की, तो हम उसको वोट करें और क्षेत्र का विकास कराएं। बिल्कुल बिल्कुल। नवजीत, तो बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर आपने अभी इन सीटों की बात की, तो अब जो है खरगोन लोकसभा सीट की भी हम यहाँ पर बात कर ले, तो आपको सबसे पहले ये बता देते हैं कि लोकसभा सीट में कौन कौन उम्मीदवार है, कुल कितने मतदाता हैं, महिलाएं कितनी है, पुरुष की है, फिर आगे करेंगे इस पर चर्चा। तो आपको बता दें कि गजेंद्र सिंह जो है बीजेपी से प्रत्याशी है, वही पोरलाल खरते जो है कांग्रेस से यहाँ पर प्रत्याशी है, चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। अब कुल कितने मतदाता, एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं, फिर विस्तार से इस पे चर्चा करेंगे। तो गलत है गजेंद्र सिंह पटेल की। चलिए, तो आपको बता दें कि कुल मतदाता कितने हैं, तो 20,39,065 यहाँ पर जो है कुल मतदाता है। पुरुष की बात कर ली जाए तो 10,20,945 है। महिला मतदाताओं की बात कर ली जाए तो 10,18,120 यहाँ पर महिला मतदाता हैं। एक बार जनादेश की और जो है ग्राफिक्स के माध्यम से नजर डाल लेते हैं 2019 का। तो आपको बता दें कि गजेंद्र उमराव सिंह पटेल बीजेपी से यहाँ पर जीते थे और डॉक्टर गोविंद मुलजालदा कांग्रेस से यहाँ पर उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। अब एक बार इस लोकसभा सीट में आपको बता दें कि कितनी विधानसभाएं, उस पर भी नजर डालें तो 8 विधानसभाएं हैं, जहां आपको बता दें कि महेश्वर, कसरावत, खरगोन, जिसमें से कसरावत पर कांग्रेस का आपको पंजा दिखाई दे रहा है, वहीं भगवानपुरा और सेंधवा राजपुर में भी कांग्रेस का तीनों पर आपको देखने को मिला है कि पंजा लहराता हुआ। वहीं अगर बात की जाए तो पानसेमल और बड़वानी, जहां पर पानसेमल में बीजेपी का कब्जा यहां देखने को मिल रहा है, तो काफी टक्कर भी यहां पर इस बार देखने को मिल सकती है। जी देवेंद्र जी। 8 विधानसभा में 3 जो है, 3 पर सिर्फ बीजेपी है, 5 पर यहाँ पर कांग्रेस दिख रही है। तो ये खरगोन कांग्रेस बेल्ट हमको लग रहा है। संजय जी, क्या आपका क्या खरगोन जो क्षेत्र है ये कहते हैं, उसके बाद से फिर आपके पास आते हैं। प्रश्न यही रहेगा, उत्तर आप दे दीजिएगा। बिल्कुल, तो एक बार जो इतिहास की और भी ग्राफिक्स के माध्यम से नजर डाल लेते हैं। 2009 में अरुण यादव कांग्रेस से यहाँ पर जीते थे। वे आपको बता दें कि 2014 में सुभाष पटेल बीजेपी से यहाँ पर उन्होंने अपनी जीत दर्ज की थी। 2019 में गजेंद्र पटेल बीजेपी से, तो एक बार फिर से जो है उन्हें ही प्रत्याशी बनाया गया है और एक बार फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। जी देवेंद्र जी। चलिए, तो हम अपने मेहमान और वरिष्ठ पत्रकार संजय यादव जी के पास चलेंगे। प्रश्न वही है, लेकिन उसमें तो थोड़ा सा जोड़ देंगे। हम जोड़ेंगे ये कि विधानसभा के हिसाब से ये कांग्रेस का गढ़ लग रहा है, लेकिन अगर जो लोकसभा की दृष्टि से देखा जाए तो 2014-2019 में तो बाजी बीजेपी ने मारी है। बिल्कुल। तो ये क्या रणनीति है, क्या है ये समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, खरगोन जो क्षेत्र रहा है, खरगोन को जाना जाता है सुभाष यादव के नाम से। सुभाष यादव एक बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के, डिप्टी सीएम भी रहे और लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष भी रहे मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के, और मंत्री विधायक रहे। अरुण यादव उनके बेटे थे जो एक बार सांसद भी रहे वहां से, केंद्रीय मंत्री भी रहे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की वहां पहले अच्छी पकड़ थी, और पहले क्या भाजपा के पहले कांग्रेस सब जगह थी। तो सुभाष यादव तक रहते रहते काफी अच्छा क्षेत्र था खरगोन, खंडवा, ये सब काफी अच्छी पट्टी थी। और अभी आपने देखा कि जितनी सीटें हैं विधानसभा की मैक्सिमम कांग्रेस के पास है। हाँ, और कसरावत जो सीट है, कसरावत इनकी होम सीट है, खरगोन अरुण यादव जी की, इनका होम टाउन है। तो वहां पे आसपास का पूरा इलाका कांग्रेस में तो है। और लास्ट टाइम क्या हुआ था, जो कैंडिडेट थे गोविंद मुजालदे, क्या नाम है, मुजालदे जी, तो कैंडिडेट ठीक नहीं था। और जबकि जीएस पटेल ही पहली बार लड़े थे। गजेंद्र सिंह पटेल ही बहुत स्थापित नेता नहीं थे, परंतु वो कैंडिडेट चयन सही नहीं होने के कारण वो सीट लूज कर गए। और परंतु इस बार देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं कांग्रेस ने विधानसभा में सीटें ज्यादा ली है वहां पे। तो अब मैं क्षेत्र में घूम के भी आया, तो वहाँ साधु जी भी घूम रही थी, विजयलक्ष्मी साधु जी भी घूम रहे थे, देख रहा था मैं क्षेत्र में। प्रत्याशी तो बहुत ज्यादा वैसा लगा नहीं कि चर्चित प्रत्याशी, क्योंकि वो नौकरी छोड़ के आए हैं। जो पोरलाल खरते जी अभी जॉब में थे, जॉब छोड़ के फिर राजनीति में आया, बोलते मैं सेवा करने आ रहा हूँ। तो ठीक है, अब कांग्रेस प्रयास कर रही है कि शायद उस जो कांग्रेस का वोट था
उसको जो विधानसभा जीती हुई देखते हैं उनको लगता है शायद हम निकाल सकते हैं, तो एक बार प्रयास करना चाहिए। गजेंद्र सिंह पटेल का थोड़ा सा विरोध था वहां पे, हमने देखा जहां तक कि लोग बोल रहे थे कि यार जैसा चाह रहे थे वैसा विकास नहीं, सारे विरोध तो मोदी का जब चेहरा सामने आता है तो वहीं धराशायी हो जा रहे हैं। देखिए मोदी जी की हड्डी पे कब तक कबड्डी खेलेंगे यहाँ के प्रत्याशी, ये भी बात, अपनी हड्डी पे आप कबड्डी खेलो तो मालूम चले। तो क्या है कि मोदी जी ठीक है, मोदी जी बड़े चेहरे हैं, मोदी जी का नाम जीत रहे हो, परंतु आपने क्या किया? जनता तो पूछेगी ना, आपको हमने 10 साल दिया, 5 साल दिया, तो आपने क्या किया? ठीक है, मोदी जी को देख के वोट दे रहे, आपको नहीं दे रहे। और आज वर्तमान स्थिति पूरे देश में यही कि आज जो भाजपा कहीं ना कहीं विन विन की स्थिति में आ रही, तो मोदी जी का चेहरा, मोदी जी के जो कार्य रहे उसके आधार पर लोग उनको चुनना पसंद कर रहे हैं। बाकी प्रत्याशी को जान भी नहीं रहा बहुत से जगह। तो नवजीत, बिल्कुल, तो जिस तरीके से अगर बात की जाए, अभी आपने बताया कि जो यहाँ पर प्रत्याशी है उनसे जो है जनता नाखुश भी नजर आ रही है, तो अगर वहाँ के मुद्दों की बात की जाए, चलिए रोकेंगे आपको। इस वक्त जो है बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से, जहाँ हाजीपुर में आपको बता दें प्रधानमंत्री ने जनसभा की है, मतदाताओं से की मतदान करने की अपील। आपका एक एक वोट लोकतंत्र का गहना है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। बिहार के हाजीपुर में प्रधानमंत्री ने जनसभा की है, मतदाताओं से मतदान करने की अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि आपका एक एक वोट लोकतंत्र का गहना है। जी देवेंद्र जी बिल्कुल, हाजीपुर में प्रधानमंत्री ने जनसभा की मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। आपका एक एक वोट लोकतंत्र का गहना है, गहना तो सभी। अब आइए सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। मेरा सभी मत आज देश में चौथे चरण के लिए मतदान हो रहा है। मेरा सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि वो ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें। ये चुनाव लोकतंत्र के एक महापर्व होता है और ज्यादा मतदान इसकी शोभा और बढ़ा देता है। और आपका एक एक वोट ये हमारे लोकतंत्र का। तो आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से मतदान करने की अपील की है और उन्होंने कहा है कि आपका एक एक वोट महत्वपूर्ण है। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है इसी बीच, आपको बता दें उत्तर प्रदेश से पीएम योगी आदित्यनाथ की बाराबंकी में सभा में कांग्रेस पर जमकर बरसे सीएम योगी। कांग्रेस एससी के आपको बता दें कि अधिकारों को लेकर उन्होंने ये बात की है। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी यही है। कांग्रेस अब 2004 से 2014 तक सत्ता में नहीं थी, तब भी उन्होंने यही काम किया था और अब भी यही कर रही है। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में जनसभा की और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। ये सच नहीं है। ये कांग्रेस अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों पर सेंध लगाने का काम कर रही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठा करके देखिए। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है, और जब ये सत्ता में थे तब भी इन्होंने जो कारनामे किए थे 2004 से 2014 के बीच, कांग्रेस के प्रत्याशी से पूछना चाहिए क्या ये सच नहीं है कि जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की कमेटी कांग्रेस की सरकार ने गठित की थी और उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसके अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति के यानी ओबीसी को मिलने वाले 27% आरक्षण को कमेटी ने कहा था कि मुसलमानों को इसमें से एक हिस्सा दे देना चाहिए। वो तो भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था, तब जाके रुका। फिर उसने प्रयास किया, राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की और उस कमेटी ने रिपोर्ट दी कि क्योंकि धार्मिक आधार पर आरक्षण में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने विरोध किया था, तो इस बार उन्होंने क्या शरारत की थी? इस बार शरारत की थी कि मुसलमानों की कुछ जाति को अनुसूचित जाति में शामिल कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इसका भी विरोध किया, कहा था कि अपने गरीब दलितों का, वंचितों का, पिछड़ी जाति के लोगों के
हकों पर डकैती डालने की छूट। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि बिहार से बड़ी खबर है। पीएम के बिहार आने पर बोले रविशंकर प्रसाद, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, हमें प्रधानमंत्री पर बहुत गर्व है। तो ऐसा उन्होंने कहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री पर बहुत गर्व है। गुरु गोविंद सिंह के स्थान पर आने वाले वे पहले पीएम, पटना साहिब लोकसभा सीट से है प्रत्याशी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि रविशंकर प्रसाद ने जी आज पहली बार प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी आज पहली बार गुरु गोविंद सिंह के इस पावन जन्म स्थान पर आए। पटना साहिब के सांसद के रूप में मैंने, पटना साहिब के सम्मानीय विधायक के रूप में आदरणीय नंदकिशोर यादव जी, अभी जो स्पीकर हैं विधानसभा के, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी ने, और पार्टी के जिला अध्यक्ष अभिषेक जी ने, और बाकी सभी भक्तों के साथ उनका स्वागत किया। उन्होंने मत्था टेका, आप देख रहे थे उनके सर की पगड़ी, उन्होंने शस्त्रों के दर्शन किए, उन्होंने शब्द सुने, जाकर के उन्होंने लंगर में खुद लंगर को चलाया। तो पटना साहिब लोकसभा सीट से पीएम के बिहार आने पर रविशंकर प्रसाद बोले। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। तो आपको बता दें कि बिहार से जा कन्हैया कुमार का बीजेपी पर कसा तंज। गिरिराज सिंह ने यहां जो किया, जनता ने देखा। बेगूसराय के मतदाताओं के साथ अभद्रता की है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, यहां के मतदाताओं को देशद्रोही कहा है गिरिराज सिंह। जवाब दे क्यों नहीं हुआ विकास। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार से कन्हैया कुमार का बीजेपी पर तंज कसा है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। मैं हिंदू मुसलमान की बात करता हूँ, साथ में मैं विकास की भी बात करता हूँ। अच्छा, तो गिरिराज सिंह जो कहते हैं वो तो 5 साल से लोग यहाँ देख ही रहा है ना। गिरिराज सिंह जी ने जो है इस बेगूसराय जिले के मतदाताओं को अपमानित किया, गाली गलौज की जो है किया उनके साथ, उनके जन्म पे जो है सवाल उठाया, यहाँ के मतदाताओं को देशद्रोही बोला। तो ये उनकी पुरानी आदत है, वो करते रहते हैं। मुझे लगता है कि गिरिराज सिंह जी को ये जवाब देना चाहिए कि बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय क्यों नहीं खुला, पुल का काम कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, इस क्षेत्र में जो वादे किए गए थे उन वादों को क्यों नहीं निभाया गया। इस सवाल तो जो वादा किया था निभाया क्यों नहीं, बेगूसराय मतदाताओं के साथ अभद्रता का आरोप। तो यहाँ के मतदाताओं को देशद्रोही कहा। बड़ी बात, गिरिराज सिंह को जवाब क्यों नहीं दे पाए। तो ये चीजें हैं जो सामने आई हैं नो जी, बिल्कुल, और आती रहेंगी। चुनाव है, नेता हैं, कुछ न कुछ कहते रहेंगे, कुछ न कुछ आरोप प्रत्यारोप लगता रहेगा। लेकिन हम अगले लोकसभा सीट की बात कर ले, मध्य प्रदेश के मंदसौर की। तो बिल्कुल, अब हम मंदसौर लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले टीवी स्क्रीन पर ये दिखा देते हैं कि किस किस के बीच में मुकाबला है, कुल कितने यहाँ पर मतदाता हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुधीर गुप्ता बीजेपी से और दिलीप सिंह गुर्जर जो है कांग्रेस से प्रत्याशी है। दोनों के टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों के साथ साथ चुनाव चिन्ह भी आप देख रहे हैं। चलिए अब कुल मतदाताओं की बात कर ली जाए तो आपको दिखा देते ग्राफिक्स के माध्यम से कुल कितने मतदाता हैं, इनमें महिला मतदाताओं की संख्या कितनी है, पुरुष मतदाताओं की संख्या कितनी है, इस पर भी चर्चा करेंगे फिर बाद में। तो आप देख सकते हैं 18,91,121 कुल मतदाता है। पुरुष मतदाताओं की बात की जाए तो 9,54,926 पुरुष मतदाता है, और महिला मतदाताओं की बात की जाए तो 9,36,195 यहाँ पर महिला मतदाताएं नजर आ रही हैं। चलिए अब एक बार जनादेश की और भी जो है नजर डाल लेते। तो आपको बता दें कि सुधीर गुप्ता बीजेपी से यहाँ पर उन्होंने अपनी जीत दर्ज की थी, और मीनाक्षी को यहाँ पर हार का मुंह देखना पड़ा था। वहीं अब इस लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभाएं हैं, एक बार उन पर भी नजर डाल लेते हैं। तो आपको बता दें कि टीवी स्क्रीन पर 8 विधानसभाएं जावरा और मंदसौर, मल्हारगढ़, सुवासारा, गरोठ, मनसा, नीमच, जावद, इसमें से 7 पर बीजेपी और मंदसौर पर कांग्रेस ने अब तक कब्जा किया हुआ है। चलिए अब एक और इतिहास की ओर भी नजर डाल लेते हैं। तो आपको बता दें कि 2009 में मीनाक्षी
नटराजन यहाँ पर कांग्रेस से उन्होंने अपनी जीत दर्ज की थी। वहीं 2014 में सुधीर गुप्ता बीजेपी से यहाँ पर जीते थे। और अगर बात कर ली जाए 2019 की, तो सुधीर गुप्ता बीजेपी से यहाँ पर जीत उन्होंने दर्ज की थी। और सुधीर गुप्ता एक बार फिर 2024 में प्रत्याशी भी हैं, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि हैट्रिक लगाने की फिराक में सुधीर गुप्ता मंदसौर सीट से हैं। अब देखना होगा कि क्या होता है। हालांकि कांग्रेस यहां पर कमजोर दिख रही है विधानसभाओं के लिहाज से ही। आपकी क्या गणित है? लगातार 2 बार जीते हुए कैंडिडेट हैं और जो दिलीप गुजर जी हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक भी रहे हैं, तो प्रत्याशी ठीक है कि कुछ गुजर समाज का ये काफी वोट है वहाँ पे, परंतु जीतने की स्थिति में नहीं बन पा रहा है उस समीकरण। तो लगता है ये तीसरी बार सुधीर गुप्ता जी सीट निकालेंगे, ये यानी कि हैट्रिक लगने वाली। तो चलिए नवजीत, अब जल्दी से 2 और सीटें हैं, रतलाम और मध्य प्रदेश की रतलाम सीट और उज्जैन की सीट, इन पर भी नजर डालिए जल्दी से। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि रतलाम से अनीता नागर सिंह चौहान बीजेपी से और दिलीप सिंह गुर्जर जो है वो कांग्रेस से यहाँ पर प्रत्याशी हैं। अब आपको कुल मतदाता बता देते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि चलिए अब जो है उज्जैन सीट की बात कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि उज्जैन में कौन कौन प्रत्याशी हैं और कुल कितने मतदाता हैं, किस किस के बीच में चुनाव यहाँ पर होने जा रहा है। चलिए उज्जैन की बात की जाए तो अनिल फिरोजिया बीजेपी से, महेश परमार कांग्रेस से यहाँ पर चुनावी मैदान में। अब आपको एक बार कुल मतदाता बता देते हैं कि कितने मतदाता हैं, जिसमें महिला और पुरुषों की संख्या कितनी है। तो कुल मतदाताओं की बात की जाए तो 17,72,734 कुल मतदाता है। इसमें से पुरुष मतदाताओं की बात की जाए तो 8,95,392 पुरुष है और 8,77,342 यहाँ पर जो है महिला मतदाता नजर आ रही है। चलिए अब 2019 के जनादेश की एक बार बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि अनिल फिरोजिया बीजेपी से यहाँ पर जीते थे और बाबूलाल मालवीय कांग्रेस को यहाँ पर हार का मुंह देखना पड़ा था। अब आपको बता दें कि इसमें 8 विधानसभाएं आती है इस लोकसभा क्षेत्र में। वहीं आपको बता नागदा, खचरोद और महिदपुर, तराना, घटिया, उज्जैन उत्तर, उज्जैन दक्षिण, बड़नगर, आलोट, महिदपुर, तराना में कांग्रेस और 6 पर बीजेपी का यहाँ पर कब्जा देखने को मिल रहा है। चलिए एक बार इतिहास की ओर भी जो है नजर डाल लेते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। तो 2009 की बात की जाए तो प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस से यहाँ पर जीते थे। वहीं 2014 में चिंतामणि मालवीय बीजेपी से उन्होंने यहाँ पर अपनी जीत दर्ज की थी। वहीं अनिल फिरोजिया बीजेपी से 2019 में एक बार फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। जी रेवंत जी, तो ये रतलाम की जो उज्जैन की जो स्थिति थी ये हमने आपको बताया। और उज्जैन में 8 पर बीजेपी है, उज्जैन में 8 पर बीजेपी है। और क्या लगता है आपको अनिल फिरोजिया और महेश परमार? देखिए उज्जैन सीट इस समय हॉट सीट रहेगी मध्य प्रदेश, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उज्जैन से बिलोंग करते हैं, तो उनकी भी एक प्रतिष्ठा की बात है। और अनिल फिरोजिया जी जीते हुए प्रत्याशी ऑलरेडी बीजेपी से, तो बिल्कुल निश्चित रूप से सीट बीजेपी के पक्ष में जाने की है, क्योंकि वर्तमान विधानसभा भी आपने देखा तो उसमें भाजपा मय है। कुछ सीट 1-2 सीट को छोड़ के बाकी सीटें सारी भाजपा के पास है, तो ये सीट इजी है। अनिल फिरोजिया जी फिर से विन-विन की स्थिति में है। विन की स्थिति में है, क्योंकि अगर जो देखा जाए 2014-2019 में भी लगातार ये जो है बीजेपी यहाँ से विजयी रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि क्या कांग्रेस के जो मुद्दे हैं यहाँ पर नहीं चल पाएंगे, या फिर ये जो उज्जैन की सीट है मुख्यमंत्री भी यहीं से हैं, तो क्या जीत में अंतर भी हो सकता है? बीजेपी जहां तक लगातार 2009-2014 में विजयी हुई है, 2019 में, 9 में तो नहीं, लेकिन 2014 और 2019 में विजयी हुई है, तो क्या जीत का अंतर बढ़ सकता है इस बार? देखिए यहाँ पे मेन कांग्रेस का घटने कारण क्या है, प्रेमचंद गुड्डू जो एक बड़े नेता था यहाँ पे, प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, विधायक भी रहे और सांसद भी रहे 2009 में।
जब उन्होंने पार्टी अभी बीच में छोड़ी उसके बाद वहां पे कांग्रेस का ग्राफ थोड़ा सा तेजी से नीचे डाउन हुआ है, तो उसका सीधा सीधा लाभ भाजपा को हुआ है। और दूसरी ओर अभी वर्तमान जो मुख्यमंत्री चुना गया उज्जैन से, तो एक वो प्लस पॉइंट हो गया वहां के मतदाताओं के लिए, और उनकी प्रतिष्ठा की बात भी है। मुख्यमंत्री भी चाहेंगे मेरी सीट ज्यादा से ज्यादा सीट वोटों से जीते हम, तो ये अनिल फिरोजिया जी के लिए प्लस हो गया। तो ऐसी और एक प्रतिष्ठा की बात भी है, प्रतिष्ठा की बात भी, और महाकाल की नगरी जैसे काशी विश्वनाथ है, अयोध्या है, तो मध्य प्रदेश के लिए हमारा महाकाल है। तो भाजपा भी चाहती है महाकाल से भाजपा की जीत हो, तो हर तरीके से वो ये सीट भाजपा के पक्ष में जाती दिख रही है। चलिए, तो हर तरफ से बीजेपी की तरफ जाती दिख रही, लेकिन सारा जो श्रेय है ये तो मतदाताओं के ऊपर निर्भर करता है कि किसे वो इसका श्रेय देते हैं और किसे अपना सरताज बनाते हैं। आज मतदान कर रहे हैं, 6 बजे तक देखते हैं क्या होता है, 4 जून को पता चलेगा। लेकिन वक्त इस समय जो कह रहा है दर्शकों से कि एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, तो हमें दीजिए एक अल्प विराम, जल्द आएंगे। देखते रहिए न्यूज़।